बच्चों, आप सबको शुभ अपराह्न। जैसा कि पिछले लेक्चर को समाप्त करते हुए आपको बताया गया था कि आज हम एक नई कविता को शुरू करने जा रहे हैं। आपके हिंदी काव्य खंड से जो पहली कविता है, आपके सेकंड टर्म में प्रयोगवादी कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित उषा कविता है। बशर्ते एक छोटी कविता है, लेकिन हम इसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता के आधार पर अनेक बार प्लस टू की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं। यदि इस कविता को हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे तो कविता के अंदर से बनने वाले सभी संभावित प्रश्न भी हम पढ़ते समय अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। पहले कठिन शब्दार्थ पर एक बार नजर डालते हैं। प्रातः सुबह को कहते हैं, नभ आसमान, शंख जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। आसमान की तुलना शंख के साथ की गई है। भोर का नभ, प्रातःकाल का नभ। काली सील, सील का मतलब है पत्थर, सिलबट्टा जिस पर चटनी वगैरह हम पीसते हैं। लाल केसर से, ये जो लाल केसर है ये फूल का पीछे का जो डंठल होता है उसको केसर कहा जाता है। ये बड़ा सुगंधित होता है, सुगंध से युक्त होता है, बड़ा सुवासित होता है। सलेट, स्लेट भी एक प्रकार के पत्थर, काले रंग की जो स्लेट होती है, बचपन में जिसको पढ़ करके हम सब आगे बढ़े हैं। लाल खड़िया, ये भी एक प्रकार का चाक होता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम कपड़े सिलाई करने के लिए टेलर मास्टर के पास जाते हैं तो वह अलग अलग रंग का चाक रखता है, उस पर निशान लगाता है। ये वही प्रकार की खड़िया मिट्टी की बात है। ये लाल रंग की बात कर रहा है। मलदी हो किसी ने, मलदी हो का मतलब उसका लेप कर दिया हो। नील जल में, नीले रंग का जल। गौर मानी गोरा रंग। झिलमिल, झिलमिल का मतलब यहाँ पर सूर्य की सफेद किरणों के प्रकाश से उत्पन्न स्थिति की ओर संकेत किया गया। नया उपमान यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। देह जैसे हिल रही हो देह मनी शरीर, जादू टूटता है इस उषा का अब। उषा प्रातः का, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का निकलना, सूर्योदय हो रहा है। अब बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले हमें दो बातों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक तो पहले वो स्थिति, वो समय जो सूर्योदय से पहले का समय है। पहले के पद्यांशों में कवि ने सूर्योदय से पूर्व स्थिति के बारे में बताया है, और बाद के पद्यांश में सूर्योदय, सूर्योदय यानी सूर्य निकलने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है और कवि की कल्पना के अनुसार वह कैसा दिखाई देता है। कवि ने उसको अच्छी प्रकार से अनुभव करके कल्पना लोक से अपने शब्दों को बाहर निकालकर इस कविता का सृजन किया है। सूर्योदय से पहले की स्थिति को अगर हम दृष्टिपात करें कि सूर्योदय से पहले जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वह हमें दो तीन प्रकार का दिखाई देता है। इस बात को समझेंगे तो पहला पद्यांश हमको समझ में आ जाएगा। पहला, सूर्योदय से पहले जो आसमान है वो नीले रंग का भी दिखाई देता है, काले रंग का भी दिखाई देता है, भूरे रंग का भी दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले की स्थिति है। बस इसी स्थिति को ध्यान में रखकर अगर हम पहला पद्यांश समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगी।
प्रातः नभ था बहुत नीला। सूर्योदय से पहले प्रातः काल का जो आसमान है वह बहुत नीले रंग का है और ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वह नीले रंग के शंख के समान हो। भोर का नभ प्रातः काल का आसमान, जब ऊपर दृष्टिपात करते हैं, हम ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो हमें ऐसे रंग का नजर आता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे नीले रंग का शंख। तो प्रातः काल के आसमान की तुलना नीले रंग के शंख के साथ की गई है। नीचे एक पंक्ति को देखें, राख से लिपा हुआ चौका। ये राख से लिपा हुआ चौका, इस लाइन को समझ ले। पंक्ति तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इसका जब हम अर्थ करते हैं तो बड़ा गहराई तक हमको ले जाता है। उषा रूपी गृहिणी, उषा को एक गृहिणी का रूपक दिया गया है, ने आसमान रूपी नीले, नीले आसमान और बीच की जो दूरी है उसको आंगन कहा है। ऐसा लगता है कि उषा रूपी गृहिणी ने नीले आसमान रूपी आंगन को क्या कर दिया हो, राख से लीप दिया हो। तो राख का रंग भी थोड़ा थोड़ा नीले रंग का होता है। और हम देखते हैं कि सुबह का जो वातावरण होता है उसके अंदर नमी होती है, ओस होती है। तो ऐसा कवि को अनुभव होता है कि उसको अभी अभी भी उसके ऊपर वो लीप दिया गया है और जो प्रातः काल की नमी के कारण अभी गीला है, बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है। और वैसे हम देखें तो यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है। हम नहा धोकर के जिस स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं, हमारी संस्कृति इस बात की ओर संकेत करती है कि वह स्थान बहुत निर्मल और पवित्र होना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति का पुट भी इसके अंदर दिखाई देता है। बहुत काले सील जरा से लाल केसर से, और अब सूर्योदय हो गया है। और सूर्योदय होने के पश्चात उसकी किरणों की लालिमा का प्रकाश जैसे जैसे आसमान से नीचे धरती की ओर प्रसारित हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, उसका फैलाव हो रहा है। तो ये जो पहले काले रंग का दिखाई दे रहा था, कवि ने अब दूसरा प्रयोग किया, बहुत काली सील। जो बहुत काले रंग की थी, सील मानी चट्टान, और चट्टान भी क्या, सील का मतलब ये है भाई सिलबट्टा, एक प्रकार से चटनी पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर जैसे ही सूर्योदय की लालिमा का, उनकी किरणों का प्रकाश पड़ता है तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे इस काले सिल को, काले पत्थर को, काली थोड़ी सी छोटी सी चट्टान के, पत्थर रूपी चट्टान के, चट्टान रूपी पत्थर के छोटे से टुकड़े पर सूर्य की किरणों की लालिमा के प्रकाश का, यानी कि वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने लाल रंग की मिट्टी का लेप कर दिया हो और जिसको साफ कर धो दिया गया हो। और धोने के बाद ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणों का प्रकाश पूरब दिशा से लालिमा के साथ प्रसारित होता है और इस काले रंग की स्लेट पर पड़ता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे मान लो इस काले रंग के चट्टान रूपी पत्थर के टुकड़े पर किसी ने लाल रंग की मिट्टी का, लाल रंग के केसर का लेप कर दिया। और नीचे भी कह दिया मलदी हो, किसी ने, मलदी का मतलब इसके ऊपर लेप कर दिया हो। तो ये सूर्योदय के पश्चात की स्थिति है। अब धीरे 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 सूर्योदय हो गया है और धीरे धीरे आसमान में ऊपर की ओर बढ़ता है और बढ़ते हुए पल पल बदलते हुए दृश्यों का कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर बड़ा साकार रूप प्रदान किया है। कवि कहता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे, और जैसे जैसे सूर्योदय, आगे सूर्योदय होने के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आसमान में धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो उसकी यह किरणों का प्रकाश जब उदित हुआ तो लालिमा से युक्त था, अब श्वेत रंग की किरणें हो गई। और आसमान से ये श्वेत रंग की किरणें जैसे ही भूमंडल पर आती हैं, तो बीच में हम बच्चों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि
इस आसमान से और पृथ्वी के बीच में वायुमंडल की कई परतें हैं। समताप मंडल, वायुमंडल की कई परतें हैं। जब उन सारी परतों से गुजरकर ये सूर्य की किरणों का श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह पूर्ण रूप से क्या होता है, अलग अलग श्वेत रंग का प्रकाश दिखाता हुआ प्रतीत होता है। और कवि की अपनी एक कल्पना है, कवि को वह झिलमिलाता हुआ प्रकाश वायुमंडल के अंदर से पृथ्वी तक झिलमिलाकर पहुंचता हुआ प्रकाश कैसा दिखाई देता है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे नीले आसमान रूपी जल से ये श्वेत किरणों का आता हुआ प्रकाश किसी गोरे रंग की यानी कि महिला का शरीर सुंदरता लिए हुए, आभा बिखेरते हुए प्रकट हो रहा हो। तो नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे ऐसा लगता है कि इस आसमान रूपी नीले जल में और सूर्य की किरणों का सफेद रूपी प्रकाश किसी गोरे रंग की महिला के शरीर की आभा, उसकी चमक को बिखेर रहा हो, विस्तारित कर रहा हो। और इस प्रकार से पल पल सूर्योदय का यह जादू आसमान और पृथ्वी के बीच में चल रहा है। जादू टूटता है इस उषा का। कवि श्रेष्ठ या कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि और अब इस प्रकार से प्रातः काल के सूर्य का पल पल बदलता हुआ किरणों का यह जादू अब समाप्त होता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। और सूर्योदय होकर के सफेद किरणों के प्रकाश के साथ अब काफी सूर्य जो आसमान में ऊपर तक पहुंच गया है। तो कवि ने इस कविता के अंदर प्रातः काल सूर्योदय जब नहीं हुआ था, सूर्योदय से पूर्व की स्थिति का और सूर्योदय के पश्चात बाद की स्थिति का पल पल बदलते हुए बड़े सुंदर दृश्यों का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। एक चित्रात्मक छवि जो है हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत की गई है। भारतीय संस्कृति की झलक इसके अंदर दी गई है। और कवि ने इस कविता को नए नए उपमान प्रदान किए हैं, जैसे कि देखें, राख से लिपा हुआ चौका, काली सील, जरा से लाल केसर, सलेट, लाल खड़िया, झिलमिल देह। इन नए उपमानों से कविता की सार्थकता बढ़ गई है, कविता का सौंदर्य बहुत कई गुना बढ़ गया है। इसमें हम बात करें कि अलंकार कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहली पंक्ति को हम देखें, शंख से इसकी उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग है। और नीचे से आते हैं, ये राख से लिपा हुआ चौका, नए उपमान का जो अभी गीला पड़ा है, कोष्ठक में लिखने के लिए नए उपमान का प्रयोग हुआ है। बहुत काले सील, जरा से लाल केसर से, कि जैसे उत्प्रेक्षा, जैसे शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नए नए उपमानों का प्रयोग करते हुए कविता का सौंदर्य, उसका चमत्कार देखते ही बनता है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद की स्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। पूरी कविता को मुक्तक छंद में लिखा गया है। सहज सरल और भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये इस कविता का भावार्थ हुआ। अब जो हमने इस कविता को पढ़ा, इससे संबंधित आपके इस कविता के पीछे अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न दिए हैं, वो तो आपने करने ही करने हैं। उसके अतिरिक्त इस कविता से जो संभावित प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और आपको अभ्यास कार्य और ये संभावित प्रश्न, सारे प्रश्न गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने और याद करने। तो आइए संभावित प्रश्नों को एक एक करके चर्चा करते हैं। सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? सूर्योदय से पहले आसमान नीले रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का दिखाई देता है। उसमें वातावरण में काफी नमी होती है, वह नीले रंग के समान दिखाई देता है। पल पल बदलते हुए दृश्य बड़े मनोहारी होते हैं।
बड़ी एक चित्रात्मक ग्रामीण छवि को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ गीला चौका क्यों कहा गया? क्योंकि भोर का नभ सूर्योदय से पहले वातावरण में जो नमी होती है, उस नमी को आधार मानकर ही कवि ने भोर के नभ को, क्योंकि उसका नीले रंग का है और उसको देख करके ऐसा लगता है कि मान लो किसी ने एक नीले रंग वाली जो राख है उसका भी नीला रंग है, उसको क्या कर दिया हो, आंगन को लीप दिया हो। ऐसा आभास होता है कि वह अभी गीला है, क्योंकि वातावरण में नमी है। इसलिए उसने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। नील जल में हिलती झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? सूर्योदय के पश्चात आगे ऊपर बढ़ते हुए सूर्य और उसकी किरणों के सफेद प्रकाश को वायुमंडल के अंदर से झिलमिलाती हुई उसकी किरणों के प्रकाश को इस ऐसा अनुमान और कल्पना के आधार पर बताने का सार्थक प्रयास किया है कि जैसे मान लो किसी गौर वर्णी महिला का शरीर झिलमिला रहा हो, अपना सौंदर्य प्रकट कर रहा हो, अपना चमत्कार दिखा रहा हो, उसको विस्तार दे रहा हो। उषा कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। शमशेर, प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित उषा कविता प्रकृति के बारे में हमें प्रेरित करती है। प्रकृति को बहुत नजदीक से जानने और समझने के लिए यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उसको बहुत ही गहराई से समझने का सार्थक और सफल प्रयास इस कविता में किया गया है। इस कविता में भारतीय संस्कृति को और ग्रामीण छवि को और चित्रात्मक शैली को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी कि बिंबात्मक छवि का यहाँ पर बड़ा चरितार्थपूर्ण ढंग से अंकन किया गया है, उसको स्पष्ट किया गया है, उसको दिखाया गया है। यह कविता हमें संघर्ष करने की भी प्रेरणा देती है। जिस प्रकार से सूर्य से पहले और सूर्य के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, वह हमें प्रेरणा देता है कि यदि हम जीवन में संघर्ष करें तो हम मनवांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की अग्रिम सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सफलता परिश्रम पर ही निर्भर करती है। जिस विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष है, जूझने का जुनून है, परिश्रम करने का उद्देश्य है, निश्चित रूप से वह अपने जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। उसको उसके जीवन का लक्ष्य और मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाती है। ये कविता हमें अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर भी के लिए भी प्रेरित करती है। सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? आकाश, सील का मतलब काले रंग से मतलब बताया गया है, और स्लेट का उदाहरण देकर के कवि बताने का ये प्रयास कर रहा है कि बदलते हुए सूर्य का पल पल का जो जादू है प्रकृति में, उसका जो मनोहारी रूप है, जो सुंदर छटा है, दृश्य हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से कविता से संबंधित कुछ संभावित प्रश्न हैं बच्चों, इनको भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि कविता से एक एक नंबर के प्रश्न तो आएंगे नहीं। कोई 2 नंबर का प्रश्न आएगा, कोई 3 नंबर का प्रश्न आएगा, और पेपर का प्रारूप आपको पहले ही बता दिया गया है। इसलिए हम पाठ करवाने के बाद जो संभावित प्रश्न है उन पर भी साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। इनको अति आवश्यक मानते हुए अपना अभ्यास कार्य आप पूरा कर लीजिए। बच्चों, कल एक और आपके टर्म सेकंड में जो सबसे अनिवार्य कविता है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। आपने तुलसीदास जी के बारे में 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है। राम लक्ष्मण मूर्छा संवाद कविता आपने पढ़ी होगी, तो अवधि भाषा। और बच्चों, इस कविता को अनिवार्य में इसलिए बता रहा हूं कि इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कल उस कविता को हम शुरू करेंगे। सभी बच्चे उस कविता के पहले 3 पद्यांश और उनके अर्थ, जो आपकी
पुस्तक में कविता के बाद में दिए हुए हैं, उन सभी को देख करके आएंगे, ताकि हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आए। बच्चों, इन्हीं बातों के साथ, इसी गृह कार्य के साथ वक्तव्य को, आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।